Hello and good morning to all of you. Welcome to our online classes for 7th class. Today I am going to take your chapter number 14 from geography portion. Chapter title is Process Changing the Face of the Earth. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो इंटरनल प्रोसेस है जिसमें हमने वोल्केनोज, अर्थक्वेक ये सब पढ़ा था हमने. अब हम एक्सटर्नल प्रोसेस यानी बाहर का उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आपको जनरली मैं बता दूं कि जो प्रोसेस है उसके कारण से ना केवल हम लोग जो नेचर है वो अंदर चेंजेस लेके आता है बल्कि अर्थ के ऊपर भी चेंजेस लेके आता है. इसमें वेदरिंग एंड इरोजन एक मेन प्रोसेस है. वेदरिंग का मीनिंग मैं सिंपली बता देता हूँ. वेदरिंग का मतलब होता है कि बारिश, पानी ये सब जो होती है, सर्दी गर्मी पड़ता है अर्थ की सरफेस पर, इससे जो सॉइल का और रॉक्स का स्ट्रक्चर लूज हो जाता है और उसके बाद में ये इरोजन हो जाता है. इरोजन मतलब इसका हटना. तो इस कारण से बहुत सारे चेंजेस आते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, एक्सटर्नल प्रोसेस. इसका मीनिंग है नेचुरल प्रोसेस विच टेक प्लेस ग्रेजुअली इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटर्नल. वो नेचुरल प्रोसेस जिसके कारण से सरफेस ऑफ द अर्थ पे चेंजेस आते हैं उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं. इसमें वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट आर सम ऑफ सच एक्सटर्नल प्रोसेस. तो ये इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. पहला है वेदरिंग. द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस इन सिटू और एट द सेम प्लेस इज नोन एज वेदरिंग. ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स है वो एक्सपोज होती है सरफेस के ऊपर यानी टूट जाती है स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में, और या तो वहीं रहती है या कहीं डिस्प्लेस हो जाती है. उसे वेदरिंग कहते हैं. उसके बाद में फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट फैक्टर्स में आता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो कंटिन्यूअसली आप देखते हैं कि हीटिंग और कूलिंग होता है तो वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर लेती है. सेकंड है ये एक्शन ऑफ वाटर कलेक्ट इन क्रैक एंड पोर्स ऑफ रॉक्स. पानी उनके क्रैक्स में जम जाता है और रुक जाता है. व्हेन द टेम्परेचर फॉल इट फ्रीज एंड एक्सपेंड. और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं टेम्परेचर डाउन होगा तो वो जो ड्रॉप्स होंगी वो फैलेंगी, और टेम्परेचर कम मतलब ज़्यादा होगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगी और कम होगा तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे यानी आइस के रूप में. तो उससे क्या हो, क्रैक्सेस बढ़ेंगे. दिस वाइडन द क्रैक्सेस. दिस गोज ऑन फॉर मैनी ईयर्स टिल द रॉक्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू पीस. ये काफी सालों तक चलता रहता है और इस वजह से रॉक्स टूट जाती हैं छोटी छोटी पीस में. द एयर लोडेड विद सैंड आल्सो वर्क लाइक सैंड पेपर्स स्ट्रिकिंग अगेंस्ट द रॉक्स स्पेशली व्हेन इट takes the shape of a storm. It rubs and the sides and consequence the rocks get broken into small pieces. जैसे अब आंधी आती है, जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं जिसमें आंधी तूफान आते हैं तो वो जो मिट्टी उड़ा के लेके आता है वो भी कहीं ना कहीं वो जैसे रफ पेपर की तरह इरोजन करता है, रॉक्स के ऊपर टकराता है, पेड़ों से टकराता है तो वो कहीं ना कहीं उसको लूज करता है. समटाइम्स सीड्स गेट डिपोजिट इन स्मॉल होल्स इन रॉक बाय ह्यूमन, एनिमल्स, विंड और वाटर. कभी कभी आप ऐसे देख सकते हैं कि रॉक्स के कटिंग्स होती हैं, उसमें कभी कभी पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं वो गिर जाते हैं, यानी ह्यूमन बींग भी कर सकता है, एनिमल भी कर सकता है, और वहां से कई बार आप देखते हैं कि पेड़ उग जाते हैं और उनकी रूट्स फैलती हैं. तो इससे भी क्रैक्स पैदा होते हैं रॉक्स के अंदर. लास्टली एनिमल्स एंड ह्यूमन आल्सो ब्रेक रॉक्स इनटू पीसेस बाय देयर मैकेनिकल एक्शन. और कई बार आप देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग होता है जैसे माइनिंग वर्क करता है या एनिमल्स होते हैं वो भी किसी न किसी फॉर्म में एक्शन लेते हैं और मैकेनिकल वर्क करते हैं तो इससे रॉक्स टूटती हैं. फर्स्ट है मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पर पहला है 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. इनके बारे में पढ़ते हैं हम. फिजिकल वेदरिंग में है व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस. इसमें बता रहे हैं कि व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस विदाउट एनी चेंजेस, यानी डिसइंटीग्रेशन रॉक्स का बिना किसी केमिकल चेंजेस के होता है तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाता है. जैसा कि बता रहे हैं कि दिन के टाइम में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो रॉक्स का लेयर फैलता है और रात के टाइम टेम्परेचर डाउन होने पर रॉक्स का एक्सपेंड होना बंद हो जाता है. तो इस तरह से लेयर्स टूटती हैं और ये ब्रेक हो जाती हैं रॉक्स, और इसको कहते हैं हम एक्सफ्लोएशन. पीलिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड एक्सफ्लोएशन विच इज क्वाइट कॉमन इन ग्रेनाइट रॉक्स. और की ग्रेनाइट रॉक्स में कॉमन बात है. ये कह रहे हैं कि कोल्ड एरियाज में क्या होता है कि पानी जो होता है वो रॉक्स के बीच में चले जाता है और क्रैक उसमें आपको पता है कि जब पानी ठंडा होगा तो फैलेगा यानी आइस के फॉर्म में रहेगा, और जब पिघलेगा तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. तो इस तरह से एक्सपेंड और रिड्यूस होने से वो क्रैक्स पैदा करते हैं.
और ये जैसे ये एक्सपेंड होंगे, रिड्यूस होंगे, इससे क्रैक्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे पीसेस में। ये कहलाता है आपका फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट यानी हम कहते हैं कि ओले पड़ना। और जब ओले पड़ते हैं तो आप देख सकते हैं रात में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और वो क्रैक्स के अंदर जम जाएंगे, तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे और वापस लूज होंगे, तो इस तरह से रॉक्स टूट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेदरिंग। व्हेन एज अ केमिकल, ये कह रहे हैं कि व्हेन एज केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर आर सर्टेन पोर्शन ऑफ द रॉक्स आर डिसॉल्व प्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक कैविटीज, सिंक होल्स एंड कैवर्न्स। पानी रिएक्शन करता है रॉक्स के साथ में और ये जो चीज़ें बताई हैं हमने, कैविटीज, सिंक होल और कैवर्न्स, इस तरह से बनते हैं। इसे कहते हैं हम केमिकल वेदरिंग। और कुछ रॉक्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे रॉक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और ये ओरिजिनल प्लेस से रिमूव हो जाते हैं और इनसे गैप पैदा हो जाता है और रॉक्स के कारण से वो टूट जाती हैं, वेट को सहन नहीं कर पाती, गिर जाती हैं। तो ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। एनिमल्स और प्लांट्स भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि गर्म गर्म टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर डाउन होता है तो उससे रॉक्स लूज हो जाती हैं और इसमें जैसे प्लांट ग्रो हो जाता है तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो प्रेशराइज करती हैं रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे रैबिट है, रैट्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी है, तो ये लोग भी रॉक्स के अंदर एंटर करते रहते हैं, तो इससे क्रैक्स पैदा होते हैं और वो टूट जाती है। तो ये आपका बायोलॉजिकल वेदर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरोजन। द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे द वेदरिंग पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड इरोजन। यानी जो वेदरिंग से पार्टिकल्स टूट गए हैं उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना इरोजन कहलाता है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुका हूं मैं। रिवर है, रेन वाटर है, ग्लेशियर है, वेव्स है, विंड कैरी अवे द वेदर पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये हर जगह दिखने के लिए मिलता है इरोजन वर्क, और ये कभी स्लो भी होता है और कभी फास्ट भी होता है। रेट एंड रेशियो ऑफ इरोजन डिपेंड ऑन अपॉन मैनी फैक्टर्स। जो रेट है यानी फास्ट और उसका रेशियो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। पहला है रेनफॉल एट प्लेस, वहाँ पर बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द लैंड, टाइप ऑफ द सॉयल, प्रेजेंस ऑफ द वेजिटेशन कवर एंड चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न। तो ये फैक्टर्स हैं इसके, आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन होगा ये पक्का। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन हैव बीन एक्शन ओवर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, दे हैव चेंज द शेप ऑफ माउंटेन। तो ये जो वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस मिलियंस और मिलियंस ईयर चलता है, इससे चेंजेस आते हैं माउंटेन्स के, हिल्स के, प्लेटूज के, प्लेन्स में। It is said that where the great Himalayas now stand, there was once a deep sea called Tethys। ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ हिमालय है वहाँ पर पहले तैतीस ओशन था। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में बता रहे हैं कि ग्रेविटी कारण से जो माउंटेन्स होते हैं, उनके हैवी रॉक्स होते हैं, वो नीचे की तरफ गिरते हैं। और ये क्वाइट कॉमन है माउंटेनियस रीजन में, जैसे कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। वेयर लूजेस रॉक्स मासेस स्लाइड डाउन द स्लोप्स, यानी स्लोप के थ्रू जो रॉक्स मासेस होते हैं वो नीचे गिरते हैं और इससे काफ़ी एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ भी लॉस होती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। लैंडस्लाइड्स, अर्थ फ्लो एंड मड फ्लोज आर ऑल लिंक्ड विद मासेस मूवमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड होता है, अर्थ फ्लो होता है और मड फ्लो होता है, ये सारा लिंक करता है मास मूवमेंट से। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ रॉक्स पर, अमाउंट ऑफ वाटर पर, स्टीपनेस ऑफ स्लोप पर और मास मूवमेंट पर। इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। ये काफ़ी कॉमन बात है कि जब ड्राई सॉइल और रॉक पीसेस स्टीप स्लोप पर स्लाइड करती हैं तो ये लैंडस्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ फ्लो। इसमें बता रहे हैं कि दूसरी तरफ ये कि रॉक मटेरियल जैसे पत्थरों का टूटना और क्ले और सिल्ट, ये सब क्या होती हैं, पानी के साथ जमती जाती हैं और धीरे धीरे स्लाइड करती हैं, तो ये कहलाता है अर्थ फ्लो। तो इस चीज़ों को आप अभी रेनी सीजन में देख सकते हैं किस टाइप से हो रहा है, कौन सा। लैंडस्लाइड तो हमारे एरिया में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अर्थ फ्लो जरूर मिलेगा। When water saturated rocks deprive move down the channel on steep hill sides, it is called a mud flow। जब पानी बहुत ज़्यादा रॉक्स को मूव कराता है चैनल्स के थ्रू, ये ज़्यादातर आपको स्टीप हिल्स साइड्स में मिलता है, ये कहलाता है आपका मड फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन और चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, द लैंड। तो एजेंट्स के बारे में बात करते हैं हम। इसमें डायग्राम में देखिए आपका वाटर एज एन एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन। पहले डायग्राम में देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्रिज थ्रो एक्शंस बिगिन व्हेन रेन सीप इनटू अ स्मॉल क्रैक्स इन द रॉक। तो बारिश के समय छोटे से क्रैक में पानी जम जाता है।
सेकंड डायग्राम में है द वाटर फ्रीजेस एक्सपेंड एंड वाइडन द क्रैक्स व्हेन द आइस थॉ मोर वाटर कैन सेप इन। और जो पानी ठंडा होता है, फ्रिज होता है आइस के फॉर्म में, तो वो एक्सपेंड होता है, इससे क्रैक्स बढ़ जाता है और पानी और ज्यादा उसके अंदर आ जाता है। लास्ट में लिखा है एज द टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल द क्रैक्स ग्रेजुअली ग्रो अंटिल द रॉक्स ब्रेक अपार्ट। जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो इससे एक्सपेंडेशन होता है, बढ़ता है और इससे रॉक्स टूट जाती हैं। लिटरली मीन्स मेकिंग न्यूड और बेयर। डेनोटेशन का मतलब होता है कि उसको नंगा करना यानी रिमूव करना और उड़ाना उसको। द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डेनोटेशन आर फॉलोइंग। तो एजेंट्स के नाम यहाँ पर है रिवर्स, रेन वाटर, आइस एंड ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड्स, ये सारी चीजें। रिवर्स का बहुत सिंपल ही है, बहुत सारा रिवर बहती है बारिश के टाइम में तो काफी रॉक्स को तोड़ती है, तो ये जनरली आप देखते ही हैं वैलीज एरियाज में। रेन वाटर का भी देखते हैं कि बारिश के समय जो पानी होता है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, यानी अर्थ के अंदर जाता है, और कई बार आप उसको निकालने के लिए वेल खोदते हैं। हिली एरियाज में जो होता है इस तरह के अपीरियंस होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के। और माउंटेन एरियाज में आप देखते हैं जो लाइमस्टोन होते हैं या सॉल्ट होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं, उससे केव्स पैदा होते हैं, केव्स बनते हैं और लैंडस्केप दिखता है आपको। नेक्स्ट है आइस एंड ग्लेशियर। द मूविंग मास ऑफ आइस ऑन द माउंटेन इज नोन एज ग्लेशियर। आपको पता है कि बर्फ का टुकड़ा जब मूवमेंट करता है तो उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। व्हेन दे मेल्ट अवे अलोंग देयर एजेस दे गिवन बर्थ टू द रिवर। और ये जब बहुत लंबे से बहते हुए पिघल जाते हैं तो ये रिवर्स में चले जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर एरोडेड वी शेप, इससे वी शेप और यू शेप की वैलीज बनती हैं जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है पहले भी। सी वेव्स ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में होता है, इसमें डिपोजिशनल वर्क और ट्रांसपोर्टेशन वर्क ज़्यादा होता है, इरोजन वर्क भी ज़्यादा होता है, तो ये कोस्टल एरियाज में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा विंड। विंड में भी आपने देखा है कि विंड बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। कौन कौन से एरिया में, जैसे बताया इसमें राजस्थान, साउथ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट्स में देख सकते हैं आप। तो इससे इसको भी हम ज़्यादा अच्छी तरह से आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ लैंडफॉर्म्स बता रखे हैं इसमें, मशरूम बनता है इसमें, मशरूम रॉक्स बनती हैं और सैंड ड्यून्स बनते हैं। रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस, ये भी बहुत कॉमन सी बात है। और ह्यूमन बींग क्या करता है, बहुत ट्रीज को काटता है बिना सोचे समझे उससे, और वो वेस्ट लैंड में चेंज कर देता है, यानी खाली जमीन कर देता है। इससे बारिश और हवा जो भी आती है वो मिट्टी को ऑटोमेटिकली यहाँ से भाग कर ले जाती है। दूसरी है बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसमें वो मकान बनाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, तो इससे भी मिट्टी का इरोजन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा है डर्टी एंड पॉइजनस इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी जो गलत तरीका होता है, जहरीली गैस छोड़ते हैं फैक्ट्रीज अपना डर्टी और पॉइजनस जो वेस्टेज होता है वो आसपास की जमीन पर डाल देती है, तो उससे भी लैंड खराब होता है। नॉट ओनली दिस, द डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट, जैसे सिटी का जो कचरा होता है, हम जो कचरा डालते हैं वो कहीं ना कहीं ले जाके लोग, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो ले जाके गिरा देता है, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ब्यावर में जो हमारा जोधपुर एरिया है, जोधपुर रोड है, या हम गणेशपुरा साइड में देख सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी डंपिंग है, तो उससे भी लैंड खराब होता है। यानी उससे दोनों तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जमीन का भी, लैंड पॉल्यूशन भी और एयर पॉल्यूशन भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ द रिवर एज एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन। रिवर का वर्क जैसे एजेंट के रूप में काम करती है, इरोजन और डिपोजिशन। इसकी 3 स्टेज बता रखे हैं। पहला है अपर कोर्स, माउंटेन स्टेज, सेकंड है मिडिल कोर्स, प्लेन स्टेज, और लास्ट है लोअर कोर्स जिसमें डेल्टा बनाती हैं। तो अपर कोर्स बहुत ही सिंपल है। माउंटेन में आप देखते हैं कि जो अपर कोर्स को हम देख सकते हैं कि बहुत यंग एज में होती है, रिवर बहुत तेजी से बहती है और आसपास की जो मिट्टी को और रॉक्स को काटती हुई चलती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे दे रखा है कौन कौन सी शेप बनाती है। जॉर्ज बनाती है, वी शेप बनाती है, वैली और वाटरफॉल बनाती है, रैपिड बनाती है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ये जो पिक्चर है ये जॉर्ज की है, इसमें लिखा हुआ नैरो वैली विथ स्टीप वॉल। ऐसी नैरो वैली जिसके स्टीप वॉल होते हैं, यानी 90 डिग्री के वॉल्स होते हैं, तो ये जॉर्ज कहलाता है। कभी कभी रिवर बहुत तेजी से नीचे गिरती है और वो आसपास की रॉक्स को काटती है, तो उससे वी शेप वैली बनती है। और ऐसे ही एरिया में वाटरफॉल के रूप में भी पानी ऊपर से गिरता है और वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वाटरफॉल की डिफाइन यहाँ दे रखा है कि वाटरफॉल इज अ सडन डिसेंट ऑफ द वाटर ओवर अ बिग वर्टिकल शेप फॉर्म्ड इन अ रिवर बेड। जब पानी काफी ऊपर से गिरता है नीचे रिवर बेड में तो वो वाटरफॉल कहलाता है। यहाँ पर नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका, विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका, ये काफी फेमस है।
बट द हाईएस्ट वाटरफॉल इज ओवर द एंजल फॉल। सबसे बड़ा एंजल फॉल है जो वेनेजुला में है, इसकी हाइट है 980 मीटर्स हाई। रॉक्स जो होती हैं काफ़ी अप एंड डाउन होती हैं, तो जो इरोजन वर्क होता है बराबर नहीं हो पाता। रिवर जब फ्लो करती है तो डाउन कट ज़्यादा करती है और अपर ज़्यादा कम करती है। जब वाटरफॉल के ऊपर काफ़ी तेज पानी बहता है तो वो काफ़ी कुछ कट करता है, बॉटम में भी करता है। लेकिन जब तेज पानी बहता है तो वो रैपिडली कटिंग नहीं कर पाता और वो बह जाता आगे, और इसके वजह से हाइट और डेप्थ नहीं मिलता। इसलिए वाटरफॉल के टाइम में कहते हैं कि जो कोई भी डीप फॉल नहीं मिलता आपको। वाटर इन ए रैपिड जंप ओवर अ फॉल एंड डाउन्स कंटिन्यूअसली, जब पानी अप एंड डाउन होता है, इस सीरीज को कहते हैं हम कैस्केड्स। और इस वजह से कह रहे हैं कि ये इट इज़ नॉट अ यूजफुल फॉर नेविगेबल पर्पस। इसे हम समुद्र के हिसाब से या हम बोट के हिसाब से नहीं मान सकते। द मेन वर्क ऑफ रिवर ड्यूरिंग द अपर स्टेज इज नथिंग बट इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये इरोजन करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है। नेक्स्ट है मिडिल कोर्स और प्लेन स्टेजेस, यानी ये प्लेन एरिया में होती है। इसमें अब रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और ये नेविगेबल और इरिगेशन दोनों के लिए काम आती है। इसमें एलोवियल डिपॉजिट्स भी ज़्यादा बहते हैं, माउंटेन से आकर नीचे फ्लड्स प्लेन बनाती है ये, और ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। इससे रिवर की स्पीड कम होती है तो ये साइड बाय साइड चलती है और लूप्स बनाती है काफ़ी कुछ। और ये जो लूप्स बनते हैं, इस लूप्स को फ्लैट प्लेन्स में हम कहते हैं मिएंडर्स। मिएंडर को हम एस शेप भी कह सकते हैं। इस पिक्चर को देखिए, आपका ये नियाग्रा फॉल है यूएसए का। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कनाडा में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। At the Niagara Fall, on the boundary of Canada and the USA, there is a flat layer of resistance limestone on top of the much weaker rocks called shale. The river eroded the shale more quickly, and big rock blocks of undercut limestone rash down from the edge of the falls. That happens most than in the center of river where the water flow most powerfully. तो ये इसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लोअर कोर्स ऑफ द डेल्टा स्टेज, यानी जब पानी समुद्र में गिरता है उस समय डेल्टा फॉर्मेशन होता है। पानी की स्पीड कम हो जाती है तो अपने डिपोजिट जो होते हैं वो पत्थरों को, मिट्टी को वहीं जमा करके छोड़ करके चली जाती है। लेवल ऑफ इट्स बेड राइसेस एंड रिवर गेट्स डिवाइडेड इनटू मैनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो बीच में बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वो उसके वजह से जो नदी होती है डिवाइड हो जाती है बहुत सारी चैनल्स में, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसके बाद ये सी में गिरती है और ये बनाती है डेल्टा, जिसमें एलुवियल सॉइल ज्यादा होता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम कंपेयर कर रहे हैं माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में। ये ज्यादातर बता रहे हैं माउंटेन के टॉप्स पर रहती हैं, वैलीज के ऊपर, और ये धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं और ये जब मेल्ट होती हैं तो बहुत सारी रिवर्स को बनाती हैं, जैसे कि गंगा यमुना रिवर्स है, इसका रिजल्ट है ये। जब ये माउंटेन में मूव करती हैं तो वी शेप वैली और ये यू शेप वैली बनाती हैं, जैसा अभी हमने बात करी थी। ग्लेशियर जो कि कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और स्लो मूवमेंट करते हैं, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा एरिया कवर करती हैं, इनका कुछ बता रखा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करती हैं, और ये थिक शीट होती हैं काफ़ी बड़ी, और ज़्यादातर ये पोलर रीजन्स में मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इससे जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, और प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पर। सॉइल्स मिक्सचर होता है काफ़ी सारे पार्टिकल्स का, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आते हैं। ऑर्गेनिक में ये बता रहे हैं प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट्स, एनिमल्स के, और इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है और ये ह्यूमस में बदल देता है, ये बहुत फर्टाइल होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें हम कह सकते हैं कि रॉक्स, सैंड, सिल्ट्स, क्ले, डस्ट, इनका जो भी वेदरिंग से टुकड़े होते हैं ये काम में आते हैं। दोनों ही मिलकर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट है इसका पेरेंटियल रॉक्स फैक्टर है पहला। ये आपको बेसिक मटेरियल देता है सॉइल किससे बनती है। जैसे सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, येलो, ब्लैक सॉइल है ना, ब्राउन सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, तो ये उससे बनती हैं। सेकंड फैक्टर आपका है क्लाइमेट। क्लाइमेट के कारण से रॉक्स टूटती हैं छोटे छोटे पीसेस में। थर्ड फैक्टर है प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स, जो उसके क्रैक्स में बैठ जाती हैं, जैसे कि रैट्स, और हमने रैबिट की बात करी थी, प्लांट्स का भी बात करी थी। रूट्स उसको लूज कर देती हैं और वो टूटती हैं वेदरिंग के कारण से।
फोर्थ फैक्टर है हमारा टोपोग्राफी, और इसमें एलिवेशन भी बता रखा है। एलिवेशन मतलब होता है कि चढ़ाई यानी ऊंचाई कैसी है प्लेस की, सरफेस की, तो उस वजह से भी काफ़ी इरोजन होता है और वेदरिंग, और उससे रॉक्स टूटती हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। फर्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का डिफाइन दे रखा है, द रिमूविंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का ऊपर का पार्टिकल्स उड़ना लेयर का। अब ये विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन में बता रखा है कि जैसे हम कह सकते हैं ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कटिंग हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है एनिमल्स के थ्रू, और बहुत सारा रेनफॉल होता है विंड्स के कारण से बता रखा है इसमें कि जो डेजर्ट एरिया में हैवॉक बनाती हैं। इसके अलावा गली और शीट इरोजन भी होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इस सॉइल इरोजन से फर्टिलिटी भी कम हो जाती है ज़मीन की, और ज़मीन बहुत बेकार हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। डिवास्टिंग फ्लड्स के कारण से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बचाना चाहिए, तो सॉइल को बचाने के लिए भी मेथड्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं बहुत बार। पहले प्लांटेशन करना चाहिए, खूब पेड़ लगाने चाहिए हमें। नेक्स्ट है माउंटेन एरियाज में हमें जो मेथड है हमारा एग्रीकल्चर का उसको चेंज करना चाहिए, हमें स्टेप फार्मिंग करना चाहिए जिससे इरोजन कम हो। दूसरा है हम लोग चेक डैम्स बनाएं ताकि पानी रुक कर आए, और टोपोग्राफिक इरिगेशन करना चाहिए, हमें टोपोग्राफिक फार्मिंग करनी चाहिए, और चारों तरफ एम्बैंकमेंट करने चाहिए। जैसे समुद्र के पास में हमें शेल्टर बेल्ट्स बनानी चाहिए जिससे इरोजन कम हो। और कई बार हम जैसे यहाँ पर वन महोत्सव भी बनाते हैं तो हमें ये याद दिलाता है कि हमें किस तरह से हमें पेड़ों को बचाना है जिससे सॉइल भी बचेगी। फॉर्म्स बनाने चाहिए हमें। तो ये सारे डैम ये हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे इसमें बता रहे टेरेस फार्मिंग होना चाहिए, चेक डैम्स बनाने चाहिए, एनिमल्स को पालना चाहिए और उन्हें ओवरग्रेजिंग से रोकना चाहिए। दूसरा तरीका क्रॉप रोटेशन भी है, फसलों को चेंज करके करें ताकि सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैरायटी ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। पहला हमारा है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, इसको कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, खादर एंड बांगर। मैप में देख लीजिए आप, मैप को आपको याद भी करना है, ये 10th क्लास में बहुत मेजर क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ सॉइल बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये आप फ्लड प्लेन्स में देख सकते हैं जहाँ पर बारिश खूब आती है, डेल्टा रीजन्स में बनते हैं और ये फर्टाइल बहुत होती है। गंगा नॉर्थन प्लेन में ज़्यादा मिलती है ये सॉइल, लोअर वैली में है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि नर्मदा, तापी, नॉर्थन गुजरात एंड छत्तीसगढ़ प्लेन ये ज़्यादातर यहाँ मिलती हैं। और यहाँ पर न्यूली जो सॉइल होती है उसे हम खादर कहते हैं, ओल्ड सॉइल को हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल के नाम से भी फेमस है क्योंकि ये लावा से बनी हुई है। डेक्कन प्लेटूज में हमको मिलेगी ज़्यादातर, और ये कलर में ब्लैक होती है ज़्यादातर। ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं। और इसके एरियाज बता रखे हैं, डेक्कन ट्राइब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु में मिलती है। नेक्स्ट सॉइल है रेड सॉइल। ये रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स में के कारण से होती है, टूटने से, और इसमें ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं, इसके कारण इसका कलर रेड होता है और इसलिए ये रेड कलर की सॉइल है। ये क्रॉप्स फर्टाइल होती है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती सॉइल के अंदर, और ज़्यादातर ये मिलती है तमिलनाडु, कर्नाटक और साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एरिया में। नेक्स्ट सॉइल है हमारा लेटरल सॉइल। लेटरल सॉइल्स ये सॉइल है ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है जहाँ पहाड़ी एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, प्लेटूज एरिया में, हिल्स एरिया में। लीचिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉइल इज डिजॉल्व एंड कैरिड अवे बाय वाटर। यानी पानी के अंदर ये घुल जाती हैं और ये पानी इसको आगे तक ले जाता है। ये सॉइल भी रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, और इसका एसिडिक एंड अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन बिकॉज इट कैनॉट रिटेन मॉइस्चर। ये एसिडिक नेचर की होती है और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए ये फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं होती। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रेनी रीजन्स। ये सॉइल रेनी रीजन्स में मिलती है जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेटूज में। नेक्स्ट सॉइल है अपने सैंडी सॉइल। ये राजस्थान में मिलती है, आपने देखा है, हमारे यहाँ पर थार डेजर्ट है और इसके अंदर काफ़ी लूज पार्टिकल्स होते हैं और ये ब्राउन सैंड्स के रूप में मिलती है, पोरस भी होती है, काफ़ी बारीक होती है और इसमें पानी की कमी होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होती है। लास्ट सॉइल है हमारा माउंटेन सॉइल। दे आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। दे वेरी इन डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। दे आर रिच इन आयरन बट डेफिशिएंट इन लाइम। ये आयरन की ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन लाइम कम होता है
और टी इज ग्रोन इन दोज एरियाज विच रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल। जहाँ बारिश अच्छी होती है वहां पर चाय अच्छी उगती है, चाय के बागान होते हैं, आपने देखा है असम एरिया में चाय उगती है। So students, I am going to wind up this video. I hope you all like this video and you are watching my videos and understanding the topics. Keep watching me, and if you have any kind of problem, write down in my comment section. I will solve your problem. Stay safe, stay healthy, and eat healthy diet, do yoga. God bless you and bye.